आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है दिया है 1 माह, 2 माह, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में संघीय संसद के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। तो दिया है 1952, 1953, 1954 या फिर चौथा की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1952। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों के द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क हो गए हैं। 61वें संविधान संशोधन के पूर्व उन नागरिकों को वयस्क माना जाता था जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेते थे, लेकिन इस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला नागरिक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए वयस्क माना जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदान के आधार पर होता है। नेक्स्ट दिया है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? 69, 73, 79 और 81। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79। इस प्रश्न में 79 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में लोकसभा के प्रभावी जो संख्या है वो है 543 पे चुनाव होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 79 स्थान सुरक्षित थे, जबकि वर्तमान समय में यह 84 हो गए हैं। वर्तमान समय कितने स्थान सुरक्षित है? तो 84। नेक्स्ट दिया है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है? दिया है 3री अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य देखिए दिया है, ए लाल बहादुर शास्त्री, बी है चंद्रशेखर और सी है इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। वो अपने प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुई थी तो उस समय राज्यसभा के सदस्य थी। देखिए, इंदिरा गांधी जो उस समय राज्यसभा की सदस्य थी, जबकि मोरारजी देसाई जो है जनता पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, सब लोकसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट दिया है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है क्या? यह है आपातकाल की घोषणा की पुष्टि के विषय में, नए राज्यों के सृजन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को विधि निर्माण हेतु अधिकृत करने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, दिया है कि राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास नहीं है और इसमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। अनुच्छेद 249 ये उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय की बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। इस विषय में संविधान ने राज्यसभा को विशेष भूमिका प्रदान की है। संसद राज्य विषय की बाबत विधायी शक्ति तभी ग्रहण करती है जब राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए उस विषय के संबंध में जब तक वह संकल्प प्रवृत्ति बना रहे तब तक के लिए विधि बनाने की सक्षम है। नेक्स्ट, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा धन विधेयक? दिया राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। इसका अर्थ हुआ कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणिक विधेयक की प्रवृत्ति में प्रश्न पर विचार न्यायालय, किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। जब विधेयक राष्ट्रपति को पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का यह पृष्ठांकन होगा कि वह धन विधेयक है। नेक्स्ट दिया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या है? बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143(1) में ये प्रतिबंधित करता है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदन कर सकेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ पे कह रहा कौन सही नहीं है। देखिए ये है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं, ये तो बिल्कुल सही है। फिर है कि एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री बना रह सकता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, सही है। मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची में, ये भी सही है। देखिए इसका ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, तो यही इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 75 का 5 में उपबंध है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात इसका आशय है कि कोई भी सदस्य की योग्यता रखने वाला व्यक्ति मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना आवश्यक है और यदि किसी कारणवश वह 6 माह के अंदर संसद सदस्य नहीं बन पाता है तो अपने पद से मुक्त माना जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य विधेयक। देखिए संविधान के अनुच्छेद जो है 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यदि वह किसी कारणवश अनुपस्थित है तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। केवल साधारण विधेयक पर ही संसद के संयुक्त अधिवेशन करने का प्रावधान है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है केवल राज्य के उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, या केवल प्रशासनिक न्यायालय अर्थात अधिकरण में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11। इसका उत्तर हो जाएगा 11, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिया कि अनुच्छेद 11 के अनुसार इस भाग में पूर्ववांगीय उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगा। इस शक्ति के अधीन संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट दिया मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु प्रथम बार राष्ट्रपति उसकी सलाह से बंधा नहीं है। राष्ट्रपति अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 74 जो है, देखिए अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों को प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। देखिए 74 में, 75 में, 76 या फिर 77 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 में। संविधान के अनुच्छेद 75(3) देखिए इसका 75(3) में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(2) में वर्णित है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे और 76(3) में वर्णित है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नेक्स्ट है दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। तो क्या निहित है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता,
संसद की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय शासन और कार्यपालिका व्यवस्थापिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। देखिए न्यायपालिका को संतुलन चक्र कहा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहते हुए अपने कर्तव्यों को या फिर कार्यों को संपन्न करें। नेक्स्ट है दिया, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या फिर उपयुक्त सभी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ अर्थात एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए व्यवस्था है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है अर्थात योग्य है और जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सॉलिसिटर जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको महान्यायवादी कहा जाता है, जिसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अनुच्छेद 76(4) के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वही व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता अर्थात योग्यता रखता है। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तभी इसके पहले बताया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बंटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच संपन्न होते हैं। उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है जो व्यवस्थापिका द्वारा संविधान विरुद्ध बनाए गए हो। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिकाओं को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट दिया है, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? दिया है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित है। भी है, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं। चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन में बांटा जा सकता है। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अनुच्छेद 81 का 1 के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा जो है ये राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 में से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई का प्रारंभ करना, नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संतुष्टि करना और महान्यायवादी की नियुक्ति करना और राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की संस्तुति करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को 2 ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिसमें एक है संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन प्रावधान है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किसी नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, राज्यसभा का उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो और राज्यसभा के सदन का नेता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। देखिए, भारत सरकार का कोई मंत्री जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री की शामिल है, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यदि कोई नागरिक मंत्री बन जाता है और संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर लेना पड़ता सदस्यता, तब भी वह सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राविधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, 105 और अनुच्छेद 82 और 117। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 105। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदीय विशेषाधिकार। संसद के विशेषाधिकार नहीं है क्योंकि संसद को राष्ट्रपति और दोनों सदनों के से बनती है, जबकि संसदीय विशेषाधिकार केवल सदनों को, उसकी समितियों को और उनके सदस्यों को प्राप्त है। संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त है और जिनके बिना वे अपनी कृतियों को यथोचित और निर्बाध निर्वहन नहीं कर सकते। संसद और राज्य के विधानमंडलों में विशेषाधिकार एक समान ही है। अनुच्छेद 105 संसद को तथा अनुच्छेद 194 राज्य के विधानमंडल को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। दिया कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? संसद को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और लोक सेवा अध्यक्ष को। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 323 वन के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में यदि कोई हो जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई है, ऐसी स्वीकृति के कारणों की स्पष्ट करने का ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है या फिर मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। नेक्स्ट, ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को यह संसद निर्वाचित करती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, महान्यायवादी का पद उन पदों में से है जिसे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अनुच्छेद 304 के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।